Yes guys, welcome back. Now we are going to start with the marathon revision session of accounting standard number 16, that is borrowing cost. It's a simple chapter, right? जहां पर हम सीखने वाले हैं डिटेल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. तो सर बोरोइंग कॉस्ट को शुरू करने के पहले, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के पहले, तो बेसिकली हम लोग को ये समझना है कि बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है. अब अगर मैं बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑल्सो अगर मैं बोलता हूं कि ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल. वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट यू नो, वी आर गोइंग टू लर्न द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. और जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो सर यहां पे ना दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स है. या तो कैपिटलाइज होता है, करेक्ट, या तो होता है चार्ज टू पीएल. सो अपने लिए मोर इंपॉर्टेंटली क्या देखना है पता है? कैपिटलाइज कब होगा, क्योंकि जो कैपिटलाइज नहीं होता है वो चार्ज टू पीएल होता है. तो चार्ज टू पीएल बेसिकली रेसिड्यूअरी है. तो अपने लिए मेजर फोकस किस पे है कि बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगा. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी गाइज हैव टू अंडरस्टैंड, करेक्ट. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बोरोइंग कॉस्ट वी हैव टू फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को पहले यह समझना है कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, करेक्ट. तो डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, इसको हम लोग थोड़ा क्विकली कवर करेंगे. तो बोरोइंग कॉस्ट बोलता है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, कॉमा इट इंक्लूड्स. तो यहां पर टोटल 5 आइटम्स है, करेक्ट. तो सबसे पहला आइटम है इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस. इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस. सो इंटरेस्ट तो सबको पता ही है, करेक्ट. कमिटमेंट चार्जेस मतलब व्हेनेवर यू एंटर इनटू अ लोन विद लोन एग्रीमेंट विद अ बैंक, उसमें काफी सारे आपकी तरफ से कमिटमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेमेंट का स्केड्यूल होता है, फिर यूटिलाइजेशन का भी कभी कभी रूल्स होता है, ओडी वगैरह के केस में मिनिमम यूटिलाइजेशन पॉलिसी होता है. तो ऐसे काफी सारे कमिटमेंट्स बैंक आपके पास से लेती है, और अगर आप उन कमिटमेंट्स को पूरा करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं पूरा करते हो तो बैंक आपको पेनलाइज करती है. दैट इज कमिटमेंट चार्ज, इट्स अ बोरोइंग कॉस्ट. सेकेंडली, डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन redemption of borrowing cost. So discount on issue and premium on redemption of borrowing cost, comma, only to the extent amortized. So basically you guys have learned in your CA foundation also कि जब आप डिबेंचर को इशू करते हो तो आप उस पर डिस्काउंट देते हो, और रिडेम्पशन के वक्त आप उस पर प्रीमियम भी दे सकते हो. तो दोनों ही केसेस में इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, करेक्ट. दोनों ही केसेस में इट इज द लॉस फॉर द कंपनी. और ये जो लॉस है कंपनी एक साथ P&L में चार्ज नहीं करती है, इसको डेफर करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई वुड से प्रिसाइसली ओवर द टर्म ऑफ डिबेंचर्स, करेक्ट. तो फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख रुपए का डिस्काउंट है और आपका डिबेंचर का टर्म 10 ईयर्स है, तो इसका मतलब आप हर साल 1 लाख रुपए अमोर्टाइज करोगे. तो ये जो आप हर साल 1 लाख रुपए अमोर्टाइज कर रहे हो ना, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट यू नो बोरोइंग कॉस्ट. अब उसको कैपिटलाइज करना है या P&L में डालना है वो हम आगे देखेंगे. देन उसके बाद पॉइंट नंबर सी, एंसिलरी कॉस्ट, ब्रैक बाजू में सेम, ओनली टू द एक्सटेंट अमोर्टाइज्ड, ओनली टू द एक्सटेंट अमोर्टाइज्ड. तो सर व्हाट इज दिस एंसिलरी कॉस्ट? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंसिलरी कॉस्ट इज नथिंग बट ऑल द कॉस्ट विच आर एट्रीब्यूटेबल टू द बोरोइंग ऑफ द फंड्स. जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का प्रोसेसिंग फीस, एक कमीशन टू द एजेंट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मॉर्गेज चार्जेस, ये सब आपका एंसिलरी कॉस्ट है. और इसका भी सेम लॉजिक है एज डिस्काउंट ऑन इशू. मतलब ये जो कॉस्ट है वो एक साथ P&L में नहीं जाता, इट इज डेफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आपका समझो 10 साल का लोन है, तो इसका भी सेम जो भी अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाय 10 किया जाएगा, तो आपको एवरी ईयर का अमोर्टाइजेशन फिगर मिलेगा. दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? बोरोइंग कॉस्ट. देन पॉइंट नंबर डी ऑफ द डेफिनेशन बोलता है finance cost under a lease
under a finance lease to be precise, under a finance lease or HP, that is hire purchase. तो हायर परचेज या फाइनेंस लीज के अंडर जो आप फाइनेंस कॉस्ट बेयर करते हो, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज अ बोरोइंग कॉस्ट। आप लोग ने AS 19 में पढ़ा है कि जो लीज रेंटल होते हैं फाइनेंस लीज में, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द बुक्स ऑफ लेसी, क्योंकि लेसर के लिए इनकम होता है, करेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेसी। तो लेसी क्या करता था, जो आपका लीज रेंटल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता था, करेक्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पार्ट है दैट इज फाइनेंस कॉस्ट, वो बोरोइंग कॉस्ट है। एंड लास्टली आई कैन से exchange difference on foreign currency borrowings only to the extent regarded as adjustment of interest cost. So ये एक peculiar point है, adjustment of interest cost। इसको हमें अलग से डिस्कस करना है बाद में, और इसके ऊपर एग्जाम में काफी बारी क्वेश्चंस भी आया हुआ है। तो बेसिकली इसमें आपको पता होगा कि AS 11 में आपने सीखा है कि आपके जो भी मॉनेटरी आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट डेट पर, उसे हम कन्वर्ट करते हैं क्लोजिंग रेट पे, करेक्ट। और क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करने की वजह से उसमें जो एक्सचेंज डिफरेंसेस आता है, राइट, उसको हम लोग जनरली P&L में डालते हैं। तो यहाँ पे उसी का ट्रीटमेंट हो रहा है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा आपके फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स के ऊपर, उस एक्सचेंज डिफरेंस में कुछ पार्ट को हम लोग मान के चलेंगे कि इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इट इज बोरोइंग कॉस्ट। तो समझो अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, तो नॉट एंटायर 100 विल बी बोरोइंग कॉस्ट, उसमें से थोड़ा पार्ट से फॉर एग्जांपल मे बी 60-70 रुपया बोरोइंग कॉस्ट होगा, और बाकी का जो 30-40 रुपया है दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, योर एक्सचेंज डिफरेंस लॉस। तो वो कैसे कैलकुलेशन होता है कि भाई इसमें से बोरोइंग कॉस्ट कितना है, दैट इज व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू लर्न इन दिस पॉइंट नंबर E। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ योर बोरोइंग कॉस्ट, राइट। अब हम तुरंत आगे बढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, राइट। सो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो बोरोइंग कॉस्ट है उसका दो पॉसिबल ट्रीटमेंट है, करेक्ट, दो पॉसिबल ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहला, इफ बोरोइंग कॉस्ट इज डायरेक्टली attributable to construction, acquisition or production of a qualifying asset। तो ऐसे केस में what you guys have to do, you have to capitalize the borrowing cost to the cost of asset for the relevant period, right। तो अगर आपका बोरोइंग कॉस्ट स्पेसिफिकली या फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, मतलब इन शॉर्ट जो लोन है वो आपने कहीं ना कहीं आपके क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूटिलाइज किया हुआ है, उसके कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एक्विजिशन या प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसे केस में जो आपका बोरोइंग कॉस्ट है दैट विल बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द रेलेवेंट पीरियड, करेक्ट। तो अभी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सर ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, और दूसरी बात ये रेलेवेंट पीरियड कितना पीरियड होता है। ये दो चीजें यहाँ पे समझना अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली आई वुड से कि इफ इट इज नॉट रिलेटेड, मतलब मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एनी अदर बोरोइंग कॉस्ट, मतलब जो आपके क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है, जो आपके दूसरे जितने भी बोरोइंग कॉस्ट है, दिस विल हैव ओनली वन प्लेस, दैट इज चार्ज टू P&L अकाउंट फॉर द पीरियड। मतलब सर अगर आपने कोई वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, करेक्ट, या तो फिर आपने कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए लोन लिया, मतलब एक लोन को भरने के लिए आपने दूसरा लोन लिया है, करेक्ट, तो ऐसे केस में दिस आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू योर क्वालिफाइंग एसेट्स,
तो ऐसे केस में आपका जो इंटरेस्ट है दैट विल डायरेक्टली गो टू P&L, वो कैपिटलाइज नहीं होगा, राइट। तो अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि सर क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, राइट। तो मैं एकदम शॉर्ट में यहां पर बता रहा हूं क्वालिफाइंग एसेट, आई होप सबको पता है बिकॉज वी आर इनटू द रिविजनरी लेक्चर। तो मैं सिंपली बोलूंगा एन एसेट which takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. So an asset which takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale will be considered as a qualifying asset. तो जब मैं यूज की बात करता हूं तो क्या यूज करते हो आप? सर वी यूज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन बिजनेस, वी यूज इंटेंजिबल एसेट्स इन बिजनेस एंड वी मे ऑल्सो हैव अ यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ये आपके होते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स। और उसने आगे बोला है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो क्या बेचते हो आप अपने बिजनेस में? सर हम अपने बिजनेस में बेचते हैं इन्वेंट्रीज, राइट। तो इन्वेंट्रीज भी क्वालिफाइंग एसेट है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेंट्रीज, ये 4 आइटम्स आपके क्वालिफाइंग एसेट्स हो सकते हैं जिनको एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर आइदर इट्स यूज और सेल। अब अगला सवाल ये रेज होता है कि सर ये सब्सटैंशियल पीरियड क्या है? तो स्टैंडर्ड बोलता है सब्सटैंशियल पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। करेक्ट, सब्सटैंशियल पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, बट आगे वो ये भी बोलता है कि लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मतलब 12 महीने तो खाली नाम के लिए लिखा हुआ है। तो अगर आप एक शॉर्टर पीरियड को जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ भैया शॉर्टर पीरियड भी मेरे लिए सब्सटैंशियल है, तो ठीक है चलेगा सर, 9-10 महीना भी सब्सटैंशियल हो सकता है। 12 महीने के ऊपर तो सर प्रॉब्लम होता नहीं। अगर आपका कोई एसेट है जो 18-20 महीने या फिर 25-26 महीने ले रहा है रेडी होने के लिए, तो सर उसमें कोई मसला नहीं है। करेक्ट, मसला है विद इफ इट इज फॉर लेस देन 12 मंथ्स, तो उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाउ एग्जैक्टली इट इज सब्सटैंशियल। अगर कोई एसेट आपका 8-10 महीने में रेडी हो रहा है, तो हाउ विल यू प्रूव दैट 8 मंथ्स एक बहुत बड़ा पीरियड है? तो वो मैनेजमेंट का कॉल है। करेक्ट, तो इसके लिए उसको बोला जाता है कि इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। करेक्ट, तो क्वालिफाइंग एसेट के अंदर आपको एक चीज याद रखना है कि या तो आप एसेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या तो आप एसेट को अक्वायर कर सकते हो, या तो आप एसेट का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो सर एक एक करके मैं हर एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो सर जनरली मैं बोल रहा हूं, जनरली कंस्ट्रक्शन बाय नेचर इज अ क्वालिफाइंग एसेट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी छोटे टाइम में होता नहीं है सर। कंस्ट्रक्शन हमेशा लॉन्ग पीरियड लगता ही है। आप छोटे से छोटा स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो 8-10 महीने 1 साल तो निकल ही जाता है, बड़ा स्ट्रक्चर को तो ज्यादा टाइम जाता है। करेक्ट, तो एक आप यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट इज जनरली अ क्वालिफाइंग एसेट, क्यूए। क्वालिफाइंग एसेट को मैं शॉर्ट में क्यूए लिख दूंगा, ठीक है। बट वही अगर आप एक एसेट को अक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो सर खरीदने के केस में ना मेजरली वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है। आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर कोई एसेट है, आपने उसको अक्वायर किया और अक्वायर करते ही इट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, खरीदते यूज कर सकते हो, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं हुआ। जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते हो, तो मोबाइल खरीदते ही डब्बा खोल के सिम कार्ड डाला, यूज करने को स्टार्ट किया। लैपटॉप खरीदा, डब्बा खोला, लैपटॉप बाहर निकाला, यूज करने को शुरू कर दिया। गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते ही डिलीवरी मिलता है शोरूम में से डिलीवरी मिलते ही यू स्टार्ट टू यूज द एसेट। तो आई कैन सिंपली से दैट द एसेट इज रेडीली अवेलेबल फॉर इट्स यूज। तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। हाँ, बट ये बोल सकता हूं कि अगर आपने कोई एसेट अक्वायर किया और एक्विजिशन के बाद इट इज नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर यूज, उसको टाइम लग रहा है रेडी होने के लिए, तो ऐसे केस में अगर 12 महीने के आसपास का टाइम लग रहा है, तो इट कैन बी अ क्वालिफाइंग एसेट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी है। करेक्ट, तो अगर आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ऑब्वियसली उसको पूरी तरह से रेडी होने को टाइम लगेगा।
सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग एसेट. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बहुत बार आएगा हमने मशीन खरीदा, हमने टूल्स खरीदे, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा. तो अगर कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में तो इट इज इंप्लाइड कि खरीदते ही इट इज अवेलेबल फॉर यूज. एंड अगर खरीदते ही इफ इट इज अवेलेबल फॉर यूज देन इट कैन नॉट बी अ क्वालिफाइंग एसेट. सो आई कैन सिंपली पुट ओवर हियर assets readily available for use upon its acquisition are not qualifying asset. Correct? And thirdly, I would talk about inventory. I'll simply say inventories produced in large quantities comma over short period are not qualifying asset. मतलब सर आपने फॉर एग्जांपल ये पेंसिल, रबर, इरेजर वो सब बनाया, करेक्ट? तो आप इसको लार्ज क्वांटिटी में बनाते हो, आप 1-1 लाख 2-2 लाख पेंसिल एक साथ बनाते हो, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते. बट अगर मैं कुछ ऐसे इन्वेंटरीज की बात करूं जो आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हो बट उसको टाइम भी बहुत लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल लिकर, वाइन, अल्कोहल, आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते जरूर हो बट शॉर्ट पीरियड में नहीं, उसको बहुत लॉन्ग टाइम लगता है बनने के लिए, तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है. देन अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एक कंपनी की जो एरोस्पेस में काम करता है, वो इसरो वगैरह के लिए रॉकेट्स बनाता है, सैटेलाइट इक्विपमेंट्स बनाता है, तो ऐसे केस में उसको ये सब इन्वेंट्री आइटम्स बनाने को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, करेक्ट? और उसमें कोई लार्ज क्वांटिटी नहीं, छोटे छोटे क्वांटिटी में 1-1 2-2 रॉकेट नहीं बनाते हो लोग, 100-200 रॉकेट नहीं बनाते, दिवाली का रॉकेट थोड़ी है, करेक्ट, जो हजारों की क्वांटिटी में बनाया, तो 1-2 रॉकेट बनाते हैं जिसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है. सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? अ क्वालिफाइंग एसेट. तो ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? सो ऐसे आपको डिटरमाइन करना है कि आपका एसेट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है. अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द रेलेवेंट पीरियड. अभी देखिए सर, एक सिंपल कॉमन सेंस है, अगर मैंने 15 साल का लोन लिया है, करेक्ट, एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सीधी बात है मैं 15 साल बैंक को इंटरेस्ट देने वाला हूं. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरे 15 साल का इंटरेस्ट मेरे को कैपिटलाइज करना है क्या? दैट इज द पॉइंट. क्या मेरे को पूरे 15 साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है क्या? द आंसर इज नो. पूरा 15 साल का इंटरेस्ट मेरे को कैपिटलाइज करना ही नहीं है. मेरे को कैपिटलाइज करना है द इंटरेस्ट ओनली फॉर द रेलेवेंट पीरियड. तो सर ये रेलेवेंट पीरियड होता क्या है? तो सर स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने बोला है कि रेलेवेंट पीरियड विल बी कमेंसमेंट of capitalization, commencement of capitalization up to cessation of capitalization. Commencement of capitalization up to cessation of capitalization, bracket बंद, excluding the suspension period, excluding the suspension period only if it's abnormal in nature. सर अब ये क्या चीज है, commencement up to cessation excluding the suspension period? तो I hope you have already learned the concepts of commencement, cessation and suspension. मैं एक बार क्विक रिवाइज कराता हूं. सर आपने देखा होगा कि आपको जो बोरोइंग कॉस्ट है, राइट, उसको कैपिटलाइज करने के लिए कमेंसमेंट का डेट तक रुकना है, एंड कमेंसमेंट का डेट इज द डेट ऑन विच ऑल द 3 कंडीशंस व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ इज सेटिस्फाइड. तो क्या क्या कंडीशंस हैं सर? कंडीशन नंबर 1 कि कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड ऑन द क्वालिफाइंग एसेट, मतलब आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए खर्चा करने को शुरू कर दिया है, जैसे आपने उसका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कॉस्ट इनकर करना शुरू कर दिया है. सेकेंडली, बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट का मीटर लगाना शुरू कर दिया है, करेक्ट? एंड थर्डली, एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस टू गेट द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल. और ये जो एक्टिविटीज है मतलब एसेट पे काम चालू हो गया है.
अब ये जो काम चालू हुआ है ना, ये फिजिकल काम होना जरूरी नहीं है, करेक्ट, जरूरी नहीं कि फिजिकली काम चालू होना चाहिए। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम या फिर कोई टेक्निकल वर्क भी अगर चालू हो गया, जैसे प्लान पास कराना, करेक्ट, और टेक्निकल एनालिसिस करना कि यहाँ पे कितने फ्लोर की बिल्डिंग बन सकती है, सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, करेक्ट, ये सब आपने टेक्निकल वर्क भी अगर चालू कर दिया है, इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। सो द डेट ऑन विच ऑल दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, क्यूमुलेटिव बोल रहा हूं मैं, तीनों कंडीशंस जिस डेट पर आप बोल रहे हो हाँ इस दिन पर ये मेरे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, वहां से आप कैपिटलाइजेशन चालू करो। और कब तक करना है? सिसेशन तक। सिसेशन का मतलब क्या है कि सर उस डेट पे जहां पर आप बोलोगे कि सब्सटैंशियली ऑल द वर्क नेसेसरी टू गेट द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इज कंप्लीटेड। तो उसने सब्सटैंशियल वर्ड यूज किया, तो सब्सटैंशियल को डिफाइन ही नहीं किया उसने, बट वो क्या बोल रहा है मालूम है कि मेजरली तुम्हारा सब काम खत्म हो गया, छोटा मोटा काम बाकी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे वो फॉर एग्जांपल ओसी नहीं मिला अभी तक, तो ओसी का काम बाकी है, दैट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, करेक्ट, या तो फिर छोटे मोटे फिनिशिंग टचेस बाकी है, जैसे 1-2 जगह पे कलरिंग बाकी है, बाथरूम का वो नल वल लगाना बाकी है, दरवाजे पे लॉक लगाना बाकी है, तो ऐसे वो छोटे मोटे काम है विच आर लाइक वेरी स्मॉल इन नेचर, उतना पेंडिंग है तो चलेगा, करेक्ट, बट मेजरली हमारे सारे काम हो चुके हैं, करेक्ट। तो इन सच केस आप सिसेशन कर दो, आप रोक दो, उस डेट पर कैपिटलाइज बंद कर दो, उसके आगे कैपिटलाइज नहीं होगा। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर क्या समझना है कि अगर आपका कोई एसेट है जो पार्ट में बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एसेट है, ठीक है, और ये से 3 पार्ट में बन रहा है, 1, 2 एंड 3, P1, P2, P3 ऐसे 3 पार्ट्स में बन रहा है। अभी पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया, करेक्ट, और ये दोनों का अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर P1 कंप्लीट हो गया तो क्या आप P1 को अलग से यूज कर सकते हो इंडिपेंडेंटली? हाँ सर, मैं P1 को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता हूं, मुझे P2 और P3 से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं होगा। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है, P1 का जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज बंद कर दो और P2 और P3 का चालू रखो। क्यों? क्योंकि P1 इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सर वो P1 अलग से यूज नहीं हो सकता है सर, दैट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, P1 अलग से नहीं यूज होगा तो P1, P2, P3 साथ में ही यूज होगा। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड क्या बोलता है, P1 का कैपिटलाइजेशन बंद नहीं करने का, कंटिन्यू करने का। कैपिटलाइजेशन बंद कब होगा? जब तीनों एसेट्स रेडी हो जाएंगे तो साथ में यूज होंगे ना तीनों, तभी आप कैपिटलाइजेशन बंद कर दो। सो ये जो आपका पीरियड है कि कमेंसमेंट से लेके सिसेशन तक, वो जो पीरियड है वो पीरियड का बोरोइंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करना है। बट उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सक्लूडिंग सस्पेंशन पीरियड। सस्पेंशन पीरियड का मतलब आपका ये जो पूरा फेज है, लाइक मैं चलो कुछ डेट डालता हूं, अगर आपने 1 अप्रैल 2022 को काम चालू किया, आपका कमेंसमेंट 1 अप्रैल 2022 को है और आपका सिसेशन जो है वो 30 सितंबर 2024 है, करेक्ट। तो आपको टोटल 30 मंथ्स लग गया एसेट को रेडी करने के लिए, 30 महीना लगा, करेक्ट, 31 मार्च 2023, 24 और ये 6 महीना, 30 महीना लग गया। बट सर हुआ क्या था मालूम है क्या सर, अपने का है ना अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, कौन सा 2023, अपना काम बंद पड़ा था, वर्क अपना सस्पेंड हुआ था, राइट। 3 महीना अपना काम बंद पड़ गया, 3 महीना काम बंद पड़ा ना, इसके लिए अपने को 30 महीना लगा, वरना तो सर 27 महीने में काम हो जाता था अपना। बट अभी कितना लगा? 30 महीना लगा, मतलब 3 महीना एक्स्ट्रा लगा। क्यों? क्योंकि आपका काम बंद पड़ा था, सस्पेंशन हुआ था, एक्टिविटीज वेर नॉट इन प्रोग्रेस। तो आपको यह चेक करना है कि जो 3 महीना काम बंद पड़ा वो नॉर्मल है, मतलब ऐसा बंद होता ही है, कि वो कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सर हमने लेबर सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया और लेबर सेफ्टी का इशू होने की वजह से 3 महीना काम बंद था, तो ये नॉर्मल नहीं है सर, ये एबनॉर्मल है, करेक्ट। ये अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल नहीं है, अवॉइडेबल था ये, करेक्ट। जो एबनॉर्मल चीजें होती है ना वो अवॉइडेबल होती है, जैसे आग लग गया तो आग लगना अवॉइडेबल है, अगर आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बराबर लगा के रखो तो आग क्यों लगेगा? पहले से आप ध्यान दोगे शॉर्ट सर्किट वगैरह के ऊपर, तो आग क्यों लगेगा, करेक्ट। तो अगर आपका काम कोई अवॉइडेबल रीजन या एबनॉर्मल रीजन की वजह से बंद पड़ा है, करेक्ट, तो आप उस पीरियड का कैपिटलाइजेशन नहीं करोगे। मतलब इस 30 महीने में आप ये 3 महीना माइनस करोगे और सिर्फ 27 महीने का ही आप कैपिटलाइजेशन करोगे और बाकी का 3 महीना डाल दो P&L में। बट अगर आप ये बोलते हो कि सर मेरा काम 3 महीना बंद हुआ था, बट वो एक नॉर्मल रीजन है सर, वो तो होता ही है,
जैसे अपने को एक एग्जांपल भी है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी कि हम लोग जब सीलिंग बनाते हैं समंदर में तो हाई वाटर लेवल होता है बारिश के टाइम पे, जिसके वजह से काम बंद रहता है। वो नॉर्मल है सर, हाई वाटर लेवल इज नॉर्मल इन समंदर, करेक्ट। तो इन सच केस आपको कैपिटलाइजेशन बंद नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है। मतलब अगर ये जो 3 महीना मेरा काम बंद हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ एनी नॉर्मल रीजन, मतलब अनअवॉइडेबल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल, तो ऐसे केस में आपको कैपिटलाइजेशन रोकने की जरूरत नहीं, आप पूरा 30 महीना कैपिटलाइजेशन करो, कहानी खत्म। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय रेलेवेंट पीरियड, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सो बोरोइंग कॉस्ट को मेजर करने के लिए आपको पहले यह समझना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरोइंग। एक होता है पहले स्पेसिफिक बोरोइंग और दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक और जनरल बोरोइंग, जो हम लोग थोड़ी देर के बाद गो थ्रू करेंगे। तो जब मैं बोलता हूं स्पेसिफिक बोरोइंग तो मैं सिंपली बोलूंगा बोरोइंग इज डायरेक्टली related to the qualifying asset, राइट। एकदम डायरेक्ट रिलेटेड, मैं बोलूंगा इतना ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है ना सर कि अगर ये बोरोइंग नहीं होता ना तो एसेट नहीं होता। या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आज एसेट है ना, इसके लिए आपने बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया, अगर एसेट होता ही नहीं ना तो बोरोइंग कॉस्ट इनकर ही नहीं होता, इतना रिलेटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को बिल्डिंग बनाना है और बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने एसबीआई से लोन लिया है स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। सो स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है, बोरोइंग कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक बोरोइंग शुड बी कैपिटलाइज्ड टू द क्वालिफाइंग असेट, बराबर है। So therefore borrowing cost to be capitalized, तो कितना कैपिटलाइजेशन होगा, तो सर सिंपल है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो भी आपने एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर किया है, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड जो आपने किया है उसमें से आप पहले माइनस करो इनकम्स अर्न्ड from temporary investments out of borrowed funds। मतलब सर होता क्या है कि हम लोग ने पैसा बोरो किया है, ठीक है, बट अभी पूरा का पूरा पैसा जरूरी नहीं है, अपने को थोड़ा पैसा अभी चाहिए, थोड़ा पैसा अपने को बाद में लगेगा, तो बैंक तो इंटरेस्ट लेगी ना भाई, बोरोइंग कॉस्ट का मीटर तो चालू है, करेक्ट। मतलब आपने लोन लिया 50 लाख का और फिलहाल 30 लाख रुपीस आपने यूज कर दिया कंस्ट्रक्शन में और 20 लाख रुपीस आपके पास आइडल पड़ा है। अब बैंक तो ये नहीं पूछेगी ना भाई तुम वापर रहे हो 20 लाख या नहीं वापर रहे हो, बैंक बोलेगा मैंने तो आपको लोन दे दिया है तो मेरे तो इंटरेस्ट पूरे 50 लाख पे लगाएगा। बट आपका जो फाइनेंस ऑफिसर है वो इतना स्मार्ट है, वो क्या बोलता है कि अभी 20 लाख तो ऐसे ही पड़ा है अपने पास, इसका जरूरत अपने को 6 महीने बाद होगा, तो एक काम करते हैं ना, इसको 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे, एफडी वेफडी बना देता है उसका, या फिर कोई मनी मार्केट सिक्योरिटी में लगाता है जहां पे वोलेटिलिटी का रिस्क नहीं है और रिटर्न्स मिलेगा कंफर्म। तो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो तो 2 पैसा वहां से कमाने मिल जाएगा। तो जो 2 पैसा आप वहां से कमाओगे ना वो आपको बोरोइंग कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट करना है और जो नेट बोरोइंग कॉस्ट है वो ही आपका कैपिटलाइज होगा। तो आपको पूरे 50 लाख के ऊपर जितना भी आपका रेलेवेंट पीरियड है उसका इंटरेस्ट निकलेगा। फिर आप उसमें ऐसा मत दिमाग चलाना कि सर 30 लाख मैंने अभी यूज किया ना तो 30 लाख पे पूरा साल का इंटरेस्ट लगाऊंगा और जो बचा हुआ 20 लाख है उसको जिस दिन यूज करने को लिया वहां से उसका इंटरेस्ट लगाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है, बैंक तो पूरे 50 लाख का इंटरेस्ट डे 1 से लगाएगी ना आपको, तो आपका एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट विल बी पूरे 50 लाख पे इंटरेस्ट, बट आप इसमें माइनस करोगे जो 20 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है 6-7 महीने के लिए, उससे जो भी इनकम आपको मिला वो माइनस करो और जो आपका नेट बोरोइंग कॉस्ट है वो आप कैपिटलाइज करवा दो। समझ रहे बात को? सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर स्पेसिफिक बोरोइंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद द सेकेंड टाइप ऑफ बोरोइंग दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक
or you also call it as general borrowing. तो सर ये नॉन स्पेसिफिक या जनरल बोरोइंग एग्जैक्टली क्या है? सर आपको क्या समझना है कि यहाँ पर हमने जो फंड बोरो किए हुए हैं ये स्पेसिफिकली किसी एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं है. हम लोग ने इन जनरल फंड्स बोरो किया है और उसको हमने अपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूटिलाइज कर दिया. तो यहाँ पे सर मसला ऐसा होता है कि अगर आपने समझो 2-3 अलग अलग सोर्सेस से फंड रेस किया है, करेक्ट, और आपने अलग अलग क्वालिफाइंग एसेट पे उसको यूज कर दिया, तो दिक्कत ये है कि आप फंड का मूवमेंट ट्रैक नहीं कर पाते कि कौन सा लोन का पैसा कौन से एसेट को यूज हुआ है. इसका मूवमेंट ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर ये पता है आपको तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं बन गया, राइट. तो इसमें दिक्कत ये हो जाता है कि अगर आपने एक फॉर एग्जांपल एसबीआई से लोन लिया है, आपने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया है, तो एसबीआई का इंटरेस्ट कौन से क्वालिफाइंग एसेट को जाएगा, आईसीआईसीआई का इंटरेस्ट कौन से क्वालिफाइंग एसेट को जाएगा, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है. इसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकालो. मतलब आप एक ऐसा इंटरेस्ट रेट निकालो जो आपके जितने भी लोन्स आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द करंट पीरियड उसका एक वेटेड एवरेज रेट होगा और उस रेट को आप सीधे सीधे अप्लाई कर दो फॉर वॉट एवर फंड्स यू हैव यूटिलाइज्ड फॉर द क्वालिफाइंग एसेट एंड ऑब्वियसली फॉर द रेलेवेंट पीरियड. तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 लोन्स मिलाकर 250 रुपए का लोन उठाया है और दोनों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लो, करेक्ट. और समझो आपने 100 रुपया क्वालिफाइंग एसेट पे यूज किया है और आपने 9 महीना वो पैसा यूज किया है, तो 100 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 9/12 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका वेटेड एवरेज रेट आ रहा है फॉर्मूला लगा के, जो मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगा, अज्यूमिंग वेटेड एवरेज रेट 10% आ रहा है, तो बस इसमें जो आपको बोरोइंग कॉस्ट का आंसर आएगा दैट विल बी कैपिटलाइज्ड और पुट टू P&L एज द केस मे बी. सो यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट या फिर आप इसको बोलते हो कैपिटलाइजेशन रेट और कैपिटलाइजेशन रेट. कैलकुलेट वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट और कैपिटलाइजेशन रेट सिंस the funds utilized from the respective source cannot be determined. तो आपने कौन से सोर्स से, मतलब कहां से वो फंड आ रहा है और कहां पे आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है. cannot be determined, राइट. सो आप एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालो. तो सर उसका मैं फॉर्मूला यहां पे आपको बता देता हूं. कैपिटलाइजेशन रेट विल बी इक्वल टू एक्चुअल जनरल बोरोइंग कॉस्ट, करेक्ट, फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. जो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, divided by total outstanding जनरल बोरोड फंड. क्योंकि इसमें गलती से आप स्पेसिफिक बोरोइंग को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ जनरल बोरोइंग को ही कंसीडर करना है इनटू 100 और यहां से आपको कुछ तो एक परसेंटेज मिलेगा, बराबर है. नाउ borrowing cost to be capitalized की अगर मैं बात करूं, so it will be nothing but funds utilized for the qualifying asset multiplied by the capitalization rate, that is your percentage obviously, and multiplied by outstanding period upon 12. तो ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा जिससे आपको कैपिटलाइजेशन रेट भी मिल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना बोरोइंग कॉस्ट मैंने करना है कैपिटलाइज, करेक्ट. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पर समझना है कि जो बोरोइंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करना है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, जो आपको फॉर्मूला आंसर देगा, correct, that should never be greater than or equal, sorry, that should never be greater than, मतलब I would say it should be less than or equal to
द एक्चुअल जनरल बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि सर कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जो कैपिटलाइजेशन रेट जो आपको आ रहा है ना, ये बहुत हैवी रेट आएगा, बहुत बड़ा रेट आएगा, और ये बहुत बड़ा रेट होने के वजह से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो आपका बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड है दैट विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड. सो उससे ज्यादा तो जितना इनकर किया, जितना खर्चा हुआ है, उससे ज्यादा थोड़ी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, उससे तो कम ही कैपिटलाइज करना पड़ेगा या उतना करना पड़ेगा. तो ये आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन सीलिंग. सो दिस इज हाउ यू कैपिटलाइज द जनरल बोरोइंग कॉस्ट. और इसके क्वेश्चंस भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इधर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. करेक्ट. सो अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू करते हैं जो आपका वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट वाले जो पार्ट है उसको कवर करेगा. चलिए अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मई 2019 का क्वेश्चन है. सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. फर्स्ट लिमिटेड बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 1st April 2017. It obtained 2 lakh rupees as a special loan to finance the construction of the factory building on 1st April 2017 at an interest rate of 8% per annum. तो बेसिकली 2 लाख रुपए का स्पेशल लोन, मतलब एक स्पेसिफिक लोन लिया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट. करेक्ट. जो कि सिर्फ 2 लाख रुपए का है और 1st अप्रैल को लिया 8% के लिए. तो ऑब्वियसली इस 2 लाख रुपए पे जो 8% का इंटरेस्ट है और 1st अप्रैल से आपने लोन लिया है. करेक्ट. अज्यूमिंग कि आपका अगर कमेंसमेंट डेट, हाँ कमेंसमेंट डेट भी 1st अप्रैल है क्योंकि फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन भी उसी डेट पे शुरू हुआ है, लोन भी उसी दिन पे लिया हुआ है, इंटरेस्ट भी उसी दिन से लग रहा है. तो लॉजिकली ये पूरे 2 लाख का जो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट होगा, करेक्ट, दैट विल बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग. देन फर्दर expenditure on the construction of the factory building was financed through other non-specific loans and details of the other outstanding non-specific loans were. आपने 4 लाख का फंडिंग 9% पे उठाया, 5 लाख का फंडिंग 12% पे और 3 लाख का फंडिंग 14% पे आपने रेस किया हुआ है. एंड दीज आर ऑल अवेलेबल फ्रॉम 1st of April. Then the expenditure that were made on the factory building construction were as follows. तो आप देख सकते हैं अलग अलग दिन पर पैसा लगाया गया है. अगर आप टोटल पैसा कैलकुलेट करते हो तो इट इज 3 लाख, 5 लाख 40, 9 लाख 40, 10 लाख, 13 लाख. आपने टोटल 13 लाख रुपए इस्तेमाल किए हुए. करेक्ट. बट अलग अलग दिनों पर. तो सीधी बात है इंटरेस्ट भी उतने ही टाइम पीरियड के लिए लगेगा जितने टाइम पीरियड के लिए फंड यूज हुआ है, एक्सेप्ट फॉर दी स्पेसिफिक लोन. स्पेसिफिक लोन तो आपने 1st अप्रैल से लिया है तो उस पर तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा. तो लॉजिक क्या है कि ये जो फंड आपने यूज किया है इसमें से 2 लाख तो स्पेसिफिक है, बाकी का सब जनरल से आया हुआ है. करेक्ट. बाकी का सब आया किससे? जनरल से. राइट. सो 13 लाख आपने टोटल यूटिलाइज करा हुआ है. करेक्ट. सो सीधी बात है जो 1st अप्रैल को पैसा यूज हुआ है उसके ऊपर ऑब्वियसली पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा. जो 31 मई को पैसा यूज हुआ है, करेक्ट, उसके ऊपर आपको 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि अप्रैल में 2 महीना खत्म हो गया. जो 1 अगस्त को आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और जो 31 दिसंबर को आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा. करेक्ट. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च, मतलब एग्जैक्टली 1 साल लग गया कंप्लीट होने के लिए. सो इट इज ऑब्वियसली अ क्वालिफाइंग असेट. So as per the provisions of AS 16 you are required to first calculate the amount of interest to be capitalized and secondly pass the journal entry for capitalizing the cost and borrowing cost in respect of the factory building. Correct. तो ये आपको करना है. तो सबसे पहले तो सर आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 अलग अलग जगह से फंड यूटिलाइज हुआ है. तो हम एक काम कर सकते हैं कि we can calculate an average expenditure that we have incurred. सो एवरेज में क्या करना है, आपको खाली टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है. तो ये 12/12 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10/12 से मल्टीप्लाई होगा, ये 8/12 से, मतलब इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करने के अलावा, करेक्ट, आप टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर लो, आपको एवरेज एक्सपेंडिचर मिल जाएगा. बस उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ये स्पेसिफिक और बचा हुआ नॉन स्पेसिफिक. जो स्पेसिफिक है उसका तो आपको मालूम है 8% है. करेक्ट. वो 2 लाख रुपया भी है आपको, वो भी पता है. जो बैलेंसिंग फिगर है वो नॉन स्पेसिफिक होगा और उसका जो रेट है वो अपने को वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल जनरल लोन्स. तो सीधी बात है एक वेटेड एवरेज रेट यहां पे अपने को कैलकुलेट करने को आएगा. राइट. तो चलिए इसको क्विकली सॉल्व करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सो ये आपके बुक का क्वेश्चन 14 है. करेक्ट. तो सबसे पहले व्हाट वील डू इज वी विल कैलकुलेट
द एवरेज एक्सपेंडिचर, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। तो ये एवरेज आप करके ले लेते हो ना स्टार्टिंग में, तो इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि बाद में आपको बाइफर्केशन करने में इजी होता है और टाइम पीरियड फिर वापस कंसीडर करने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने एवरेज कर लिया है। सो हम लोग कैसे बोलेंगे कि सर आपने पहला पैसा लगाया 1 अप्रैल 2017 को, दैट इज 3 लाख रुपीज एंड दिस इज फॉर 12 मंथ्स, तो इसका एवरेज अमाउंट है 3 लाख रुपया, करेक्ट। उसके बाद 31 मई 2017 को आपने 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट किया है एंड ऑब्वियसली मई से अगर आप मार्च निकालते हो फॉर 31 मई इट इज एज गुड एज 1 जून, तो इट इज 10 मंथ्स, तो 2 लाख और दिस विल बी एग्जैक्टली 2 लाख रुपीज, करेक्ट। देन उसके बाद आपने 1 अगस्त 2017 को 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए and that is for a period of 8/12, so 4 lakh into 8/12, so that's around 2,66,667 और 2,40,000 क्या, एंड आपने 31 दिसंबर 2017 को आपने 3,60,000 इन्वेस्ट किया है एंड दैट इज फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर ओनली 3 मंथ्स, सो दिस विल बी 1,20,000। सो आपका जो एवरेज वैल्यू है तो इट इज 5 लाख, 7 लाख, 3, 5, 7, 8 लाख 86,667, दिस इज योर एवरेज एक्सपेंडिचर। और ये लॉजिकली 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो चाहिए तो इधर ही मैं एक आपको इसका ब्रेकअप दिखा देता हूं कि जो आपका स्पेसिफिक लोन है वो तो आपको मालूम है कि आपने 2 लाख रुपए का लिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो जनरल होगा, तो ऑन एन एवरेज आपको जनरल के ऊपर 6,86,667 पे इंटरेस्ट लगाना है। तो अभी आपको टाइम पीरियड वापस कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी टाइम पीरियड कंसिडर कर लिया है, करेक्ट। So now you just have to calculate what? The weighted average discounting rate. So now you just have to calculate the weighted average interest rate or capitalization rate. तो चलिए उसके पीछे जाते हैं। Calculation of capitalization rate, correct? तो capitalization rate को निकालने के लिए पहले अपने को जनरल बोरोइंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। जनरल बोरोइंग कॉस्ट, सो आप लोग कैसे करोगे सर, हमारा पहले 4 लाख का लोन है, करेक्ट, उस पे 9% का इंटरेस्ट है, पूरे 12 महीने के लिए लगेगा, सो 36,000 रुपया वो इंटरेस्ट बनेगा, प्लस 5 लाख का भी लोन है, उस पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी 12 महीने के लिए चलेगा, सो दैट इज अराउंड 60,000 रुपीज। फिर उसके बाद 3 लाख रुपए का लोन है आपका, 3 लाख रुपए के लोन पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, करेक्ट, तो उसके ऊपर आपको 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, सो 14 3 इज 42, तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज अराउंड 1,38,000, correct, that is 36 plus 60 plus 42, yes, तो 1,38,000 आपका जनरल कॉस्ट है, करेक्ट। नाउ therefore your capitalization rate will be equal to, now 1,38,000 is your actual cost which is your numerator। अब डिनोमिनेटर में भी आपको वेटेड एवरेज अमाउंट लेना पड़ता है, तो 4 लाख इज आउटस्टैंडिंग फॉर 12 मंथ्स, या तो आप डायरेक्टली कॉमन भी दिखा सकते हो क्योंकि आपके सभी लोन्स जो है वो 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो आप कॉमनली भी इनको 12/12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है,
बट जब आपका कोई लोन कम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग होता है तो जितना पीरियड का इंटरेस्ट आपने ऊपर ऐड किया है उतने ही पीरियड का आपको लोन भी नीचे आउटस्टैंडिंग लेना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये 5 लाख का लोन सिर्फ 9 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग होता तो मैंने इस 5 लाख को 9/12 किया होता. अगर ये 3 लाख का लोन सिर्फ 4 महीने आउटस्टैंडिंग होता तो मैंने इसको 4/12 किया होता. बट अभी क्या आपके सभी लोन 12 महीने आउटस्टैंडिंग है तो मैंने कॉमन में सबको एक साथ 12/12 दिखा दिया इंटू 100. सो आपका टोटल लोन वैल्यू है 8-12 लाख. तो 1,38,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख. सो इट इज 11.5% कैपिटलाइजेशन रेट. राइट. सो नाउ therefore borrowing cost to be capitalized. So borrowing cost to be capitalized, सबसे पहले A specific borrowing cost. तो अपने को मालूम है कि अपना स्पेसिफिक कॉस्ट 2 लाख रुपए का है, करेक्ट, और उस पर 8% अपना रेट है तो सीधा 16,000 का इंटरेस्ट आएगा. अब वापस टाइम पीरियड नहीं करेंगे क्योंकि अपने ऑलरेडी एवरेज अमाउंट निकाल लिया है, दैट इज 8,86,667. तो उसमें से 2 लाख स्पेसिफिक आ गया. अब बचा हुआ 6,86,667 है, वो जनरल में जाएगा. सो बी जनरल बोरोइंग कॉस्ट, सो दैट विल बी 6,86,660 कितना है 686,667 इंटू डायरेक्टली 11.5%. करेक्ट. टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना है 6 क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं. 686,667 इंटू 11.5% तो लगभग 78,967. और आपका जो टोटल इंटरेस्ट है दैट विल बी 94,967. दिस इज योर बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज. तो आपका जनरल बोरोइंग कॉस्ट अगर आप देखोगे तो जनरल बोरोइंग कॉस्ट इनकर आपने 138 किया है बट उसमें कैपिटलाइज खाली 78,000 हो रहा है. तो इसका मतलब जो बचा हुआ लगभग 60,000 रुपया जो बचा हुआ है दैट विल गो डायरेक्टली टू P&L. करेक्ट. उसका अपने को कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है तो वो बताना भी नहीं है अपने को. करेक्ट. वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, वो मिल गया अपने को. नाउ सेकेंडली वो लोग ने क्या पूछा है, पास अ जर्नल एंट्री टू शो द कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट. तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड. सो दैट विल बी इक्वल टू, आपने टोटल फैक्ट्री पे 13 लाख रुपए खर्च किया है. करेक्ट. दिस इज द एक्चुअल फिगर. यहां पे आपको एवरेज वाला नहीं लेना है. एक्चुअल में आपने 13 लाख खर्च किया है प्लस 94,967 आपका इंटरेस्ट है. सो टोटल जो आपकी फैक्ट्री है वो 13,94,967 रुपीज पे कैपिटलाइज हो जाएगी. और इसका जर्नल एंट्री अपने को पास करना है. नाउ द जर्नल एंट्री यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो देखिए एंट्री कैसे पास होगा. फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, करेक्ट, 13,94,967. अब जस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री इज व्हाट यू नो, सीधा यहां पे टू बैंक कर दो. करेक्ट. बट आई वुड नॉट प्रिफर गोइंग विद डायरेक्टली टू बैंक. आप टू बैंक करोगे तो भी गलत कुछ नहीं है बट क्या है इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं दिखता है एंट्री में. तो अगर आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड एंट्री पास करना है तो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कीजिए और सामने टू WIP ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग को क्रेडिट कीजिए. क्योंकि सर कैसे होता है, जब एक असेट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, करेक्ट, तो उसके ऊपर आप जो भी कॉस्ट इनकर करते हो ना वो एसेट में कैपिटलाइज नहीं होता है, उसका WIP दिखता है, वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. और जैसे ही वो एसेट पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो CWIP का बैलेंस जो है वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं एसेट में और एसेट हो जाता है कैपिटलाइज. तो यहाँ पे वही हो रहा है. अपना एंट्री है फैक्ट्री बिल्डिंग टू WIP. करेक्ट. अब एक और आएगा आइटम यहाँ पर, टू इंटरेस्ट कॉस्ट. तो जनरली आप जब इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करते हो तो आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट कॉस्ट टू बैंक. तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका डेबिट बैलेंस में खड़ा हो जाता है और ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये ट्रांसफर होता है P&L में.
बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे इसको P&L में न ट्रांसफर करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एसेट में कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो P&L को डेबिट न करते हुए मैं फैक्ट्री बिल्डिंग को डेबिट कर रहा हूं। सो दैट इज अराउंड 94,967 और नरेशन लिख दीजिए, बीइंग कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री and borrowing cost capitalized, right? So this is the complete solution for this particular question, right? चलिए आगे बढ़ते हैं, right? अभी जो एक कंसेप्ट अपने को डिस्कस करना है, that is treatment of exchange difference on foreign currency borrowing, foreign currency borrowing related to qualifying asset। ठीक है, सिंपल है कंसेप्ट, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं तो बोलूंगा जैकपॉट है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एग्जैक्टली ये क्या है हम लोग पहले वो समझते हैं। सर बहुत बारी ऐसे होता है कि हम लोग को एक एसेट खरीदनी है या फिर एक एसेट को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसका जो लोन है वो हम लोग फॉरेन करेंसी में ले लेते हैं, डॉलर में, पाउंड में, करेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है, जब आप ये लोन लेते हो तो लोन का इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ता है, प्लस आपको एक्सचेंज डिफरेंसेस भी बेयर करना पड़ता है। सेटलमेंट पे एक्सचेंज डिफरेंस होता है, ट्रांसलेशन पे एक्सचेंज डिफरेंस होता है, ट्रांसलेशन होता है ना 31 मार्च को, आपने AS 11 में पढ़ा हुआ है। तो ये जो एक्सचेंज डिफरेंसेस है हम जनरली ट्रांसफर करते हैं P&L में, बट ये जो आपका डेफिनेशन आपने लिखा था, देखिए उसका जो ई पॉइंट था उसके अंदर ये हमने लिखा हुआ था कि एक्सचेंज डिफरेंस को बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। तो टू व्हाट एक्सटेंट इसको बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, दैट इज व्हाट वी गाइस आर लर्निंग ओवर हियर। तो सर सिंपल है, देखिए ये पूरा एक 5 स्टेप का प्रोसेस है। अगर ये 5 स्टेप्स आपने अपने दिमाग में डाल लिया ना, आप इसको चुटकी बजाकर इस सम को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस हैव अ लुक एट दी स्टेप्स, बट स्टेप्स के पहले मैं आपसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछूंगा। तो सर सबसे पहले, इफ यू हैव डन अ फॉरेन बोरोइंग, इफ यू हैव डन अ फॉरेन करेंसी बोरोइंग, तो लॉजिकली व्हाट शुड बी योर कॉस्ट? सर लॉजिकली माय कॉस्ट शुड बी द इंटरेस्ट, करेक्ट, एंड सेकेंड माय कॉस्ट शुड बी एक्सचेंज डिफरेंस लॉस, बराबर, दिस शुड बी माय कॉस्ट। बट वही अगर आप लोकल करेंसी बोरोइंग करते हो, लोकल करेंसी बोरोइंग्स अगर आप करते हो, करेक्ट, तो आपको कॉस्ट जो इनकर होता है दैट इज ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट, ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट, बराबर है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन योर फॉरेन करेंसी लोन, ये बनता है आपका स्टेप नंबर 1। फिर आप तुरंत कैलकुलेट करेंगे योर एक्सचेंज डिफरेंस लॉस, और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3 कि अगर आपने लोन इंडिया में लिया होता लोकल करेंसी में तो आपका इंटरेस्ट कितना होता। सो लॉजिकली स्पीकिंग ये जो आपका कॉस्ट है ये आपका एक्चुअल कॉस्ट है, और ये जो आपका कॉस्ट है ना ये नोशनल है, सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए। तो आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, जो आपने फॉरेन करेंसी में लोन एक्चुअल में लिया हुआ है ना उसका इंटरेस्ट आपको निकालना है, विच इज योर एक्चुअल इंटरेस्ट, इतना पैसा आपके जेब से जा रहा है। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस निकालना है, करेक्ट, विच इज योर एक्चुअल लॉस, बराबर है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द लोकल करेंसी बोरोइंग के ऊपर का जो कॉस्ट है दैट इज योर इंटरेस्ट, विच इज अ नोशनल इंटरेस्ट। ये आपका स्टेप नंबर 3 है। जैसे ही आपको स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 कैलकुलेट हो जाएगा, अब आपके पास पता चल जाएगा कि व्हाट इज योर फॉरेन कॉस्ट एंड व्हाट इज योर लोकल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है, फॉरेन करेंसी बोरोइंग कॉस्ट और लोकल करेंसी borrowing cost whichever is lower shall be capitalized,
राइट तो ये आपका बेसिकली ये दोनों स्टेप आपका फॉरेन करेंसी बोरोइंग कॉस्ट है। एक्चुअली इसमें सिर्फ इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट है, बट आपको कंसिडर करना होता है टोटल। तो चलो थोड़ा इधर नंबर डाल देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा समझने में। अगर आपका समझो फॉरेन का इंटरेस्ट है 100 रुपया और आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो 30 रुपीज है, तो 130 रुपए आपका कॉस्ट है जो आपने पॉकेट से इनकर किया है। बट वही अगर आपने इंडिया से लोन लिया होता ना तो 115 रुपए का ही इंटरेस्ट आता। सो जैसे ही आपके पास ये फिगर्स आ जाएंगे तुरंत आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, विच एवर इज लोअर विल बी कैपिटलाइज्ड। मतलब आपका इधर फिलहाल लोअर है 115, तो आप 115 कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल 130 का खर्चा है, तो 130 के खर्चे में से 115 आप कैपिटलाइज कर सकते हो, और ये 115 क्या है, इंटरेस्ट है, बराबर है। तो 115 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। बट सर अपने पास तो सिर्फ 100 रुपए का इंटरेस्ट है ना, अपने पास तो सिर्फ 100 रुपए का इंटरेस्ट है, बट अपने को कैपिटलाइज कितना करना है, 115 करना है, तो 15 रुपया इंटरेस्ट कम पड़ रहा है, बराबर है। तो क्या करने का मालूम है, ये जो 30 रुपए का एक्सचेंज लॉस है उसमें से 15 रुपया विल बिकम व्हाट, बोरोइंग कॉस्ट, और बाकी का 15 रुपया आप डाल दो एज अ एक्सचेंज डिफरेंस लॉस। समझ रहे बात को? देखिए आपको 115 कैपिटलाइज करना है, बट आपके पास इंटरेस्ट है कितना, सर मेरे पास तो खाली 100 रुपया है, तो 15 रुपया कम पड़ता है ना, तो कोई बात नहीं सर, 30 रुपए का जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसमें से 15 रुपया बना दो इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से निकलता है भैया आपका स्टेप नंबर 4, करेक्ट। योर स्टेप नंबर 4 is actually adjustment of interest, adjustment of interest, which is nothing but interest on local currency borrowing, which is 115, right, minus interest on foreign currency borrowing which is 100। तो आपको 15 रुपए का आंसर मिल जाएगा, 15 रुपया बन गया एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब लास्ट एक और स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 5, दैट इज एक्सचेंज डिफरेंस लॉस टू बी चार्ज टू पीएल, to be charged to PL, and this is obviously as per AS 11, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है ना एक्सचेंज डिफरेंस P&L में डालो। तो अब क्या होगा सर, सिंपल कॉमन सेंस है। देखिए सर 30 रुपए का एक्सचेंज लॉस था, उसमें से 15 रुपया तो एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, तो बचा हुआ 15 एक्सचेंज डिफरेंस है। तो अगर इसको फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है तो मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस ऑफ 30 रुपीज माइनस एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट 15 रुपया, तो बचेगा 15, डाल दो P&L में। सो इसका फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अब इसमें एक और पॉइंट आपको समझना है, अगर से फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे मैंने लोकल करेंसी कॉस्ट 115 डाला है, अगर समझो लोकल कॉस्ट 145 है, तो लोकल कॉस्ट इज ग्रेटर देन फॉरेन करेंसी कॉस्ट, मतलब आपको पूरा फॉरेन करेंसी कॉस्ट 130 रुपया पूरा कैपिटलाइज करवा देना है, मतलब पूरा का पूरा 100 इंटरेस्ट और पूरा का पूरा 30 एक्सचेंज लॉस, ये बन जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल 130 आपने कैपिटलाइज करना है। तो अगर ये सिचुएशन हुआ तो लॉजिकली यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टेप नंबर 4 एंड 5, क्योंकि स्टेप नंबर 4 इज एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या बोलोगे, सर पूरा का पूरा 30 रुपया एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कैलकुलेट करने का जरूरत क्या है, एंड एक्सचेंज डिफरेंस लॉस कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा एक्सचेंज डिफरेंस है उसको तो आपने इंटरेस्ट बना दिया, तो कुछ एक्सचेंज डिफरेंस लॉस बचा ही नहीं। तो ये कॉमन सेंस आप याद रखना, मैं चाहिए तो लिखवा देता हूं कि इफ लोकल कॉस्ट, शॉर्ट में लिखता हूं, लोकल कॉस्ट इज ग्रेटर देन फॉरेन कॉस्ट, कॉमा एंटायर फॉरेन कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, पूरा का पूरा फॉरेन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, एंड स्टेप 4 एंड 5 नॉट रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, बस बात खत्म। सो विद दिस अपना
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का मैराथन रिवीजन हम करेंगे फुल स्टॉप, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।